जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। और संगत जी, आज जो सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत डिफरेंट है। हालांकि संगत जी, हर सत्संग अपने आप में अलग होता है, लेकिन आज का सत्संग बहुत अलग है, बहुत खास है। संगत जी, आज के सत्संग में देखिएगा आप कि कैसे गुरुजी संगत को पल पल हिंट देते हैं और उस हिंट के माध्यम से उन्होंने अपना सपना जिया। गुरुजी ने उन्हें यूएस पहुंचाया। और यही नहीं संगत जी, संगत के परिवार को हेल्थ ब्लेस की, उनके फादर को, उनकी मदर को हेल्थ ब्लेस की। लेकिन संगत जी, इस पूरे सत्संग में जो सबसे खास बात है वो ये है कि गुरुजी ने उन्हें जो पल पल हिंट दी ना संगत जी, शायद आप और हम उनमें से काफी सारे हिंट को अवॉइड कर दे, लेकिन संगत का विश्वास कायम रहा। उनका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्हें लगता था कि हर पल मेरे साथ गुरुजी हैं और गुरुजी मुझे हमेशा हर बात का जवाब देंगे। और वही हुआ संगत जी। और आप देखिएगा संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरुजी ने उन्हें दर्शन भी दिए और उस दर्शन के माध्यम से एक हिंट भी दी कि कैसे गुरुजी ने उनके बुरे कर्मों को हटाया। संगत जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा सत्संग सुनकर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ और पूरे विश्वास के साथ सुनिए। उस विश्वास के साथ कि हाँ, गुरुजी आपको भी इस सत्संग के माध्यम से कई सारे सवालों के जवाब देंगे, कई सारी हिंट देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत आकांक्षा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा नमस्कार, सारी संगत को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2014 में जुड़ी और मैं आप सबके साथ अपने जीवन के कुछ मेजर सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं बताना चाहूंगी अपने सत्संग के माध्यम से कि कैसी मेरी जर्नी रही, कितने ब्यूटीफुल मेरी जर्नी रही, कितने प्यारे मेरी लाइफ में सत्संग रहे और मैंने कितना अद्भुत एक्सपीरियंस किया। संगत जी, 2014 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं तब दिल्ली में ही रहती थी और संगत जी, मेरे हाथों में बहुत सारे जॉब ऑफर्स थे और ज्यादातर जितने भी जॉब ऑफर्स थे वो दिल्ली के बाहर के थे। और संगत जी, मैं एक बिजनेस फैमिली से आती हूँ, तो जहाँ मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपनी जॉब के लिए दिल्ली छोड़कर ना जाऊं, जो भी जॉब करूं मैं दिल्ली में ही करूं। और उस दौरान संगत जी, मेरी मम्मी फ्रोजन शोल्डर से सफर कर रही थी और संगत जी, वो बहुत एक्यूट दर्द से गुजर रही थी। दर्द बहुत टेरिबल था, यहाँ तक कि संगत जी, मेरी मम्मी एक पानी का ग्लास तक भी नहीं उठा पा रही थी और मम्मी अपने हाथ को उठा भी नहीं पा रही थी। और मैं देख रही थी कि मम्मी बहुत रो रही थी, उनको बहुत दर्द था। और संगत जी, उसी दौरान मेरे पापा भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस मोमेंट पर मुझे दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए और अगर ऐसा मैं करती हूँ तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगी। मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी हूँ मैं अपने माता पिता की वजह से हूँ और इस समय उन्हें मेरी सख्त जरूरत है। और संगत जी, जो कुछ भी मेरे पास जॉब ऑफर्स थे वो सारे मैंने जॉब ऑफर्स ठुकरा दिए। मैं दिल्ली में ही जॉब ढूंढने लगी और साथ ही साथ संगत जी, मैंने MBA की कोचिंग्स भी स्टार्ट कर दी थी। और फिर संगत जी, अचानक से फिर से एक कंपनी, जिन्होंने मुझे पहले भी एक ऑफर लेटर भेजा था, इस बार उन्होंने मुझे पूना के लिए भेजा। और मैं सोच में पड़ गई कि हर बार मुझे दिल्ली के बाहर की क्यों आ रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि जब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे दिल्ली से बाहर नहीं जाना है तो फिर बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था निर्णय लेना कि मैं दिल्ली में रहूं या दिल्ली से बाहर जाऊं। और संगत जी, एक रात जब मैं अपने इंटरव्यू कॉल से वापस आ रही थी तभी संगत जी, मेरे पास मेरे फ्रेंड का फोन आया। और संगत जी, मैंने अपने फ्रेंड से कुछ भी शेयर नहीं किया, जो कुछ भी मेरी लाइफ में चल रहा था, मेरी फैमिली में चल रहा था। और संगत जी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि एक दिन तो तुम्हें दिल्ली छोड़कर जाना ही पड़ेगा। शायद तुम्हें इस समय लग रहा है कि तुम अपने माता पिता की हेल्प कर रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम एक बहुत छोटी पिक्चर को देख रही हो और एक दिन तो तुम्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी और शायद उस दिन सही मायने में तुम अपने पेरेंट्स को सब परेशानियों से, सब क्राइसिस से मदद कर पाओगी। और संगत जी, मैं सोचने लगी कि शायद ये सही कह रहा है। और फिर मैंने सोचा कि मैं मदद तो करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स की, लेकिन शायद मैं एक बड़ी पिक्चर को नहीं देख पा रही हूँ, मैं एक छोटा सा ही विजन देख रही हूँ। और उस समय संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत है और मेरे अंदर से फीलिंग आई कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। और संगत जी, उससे पहले भी मैं एक बार बड़े मंदिर विजिट कर चुकी थी, लेकिन उस समय सिर्फ मैं एक मंदिर देखने के हिसाब से गई थी कि मंदिर है और कोई फीलिंग नहीं थी। उस समय संगत जी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था और ना ही कोई मेरी लाइफ में कोई मिरेकल हुआ था। लेकिन संगत जी, उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए और मुझे मेरे सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे। तो संगत जी, अगले सोमवार की सुबह मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, हम आज चलते हैं। तो मेरा भाई मुझे कहने लगा कि दीदी
दीदी ऑल ऑफ सडन प्लान नहीं बनते हैं, पहले पापा से पूछना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, ऐसा करते हम किसी और दिन चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, इट्स वेरी अर्जेंट फॉर मी टू गो, मैं आज ही जाऊंगी। तो एक काम करती हूँ, मैं मेट्रो से चली जाती हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। और संगत जी आधे घंटे के अंदर मेरा भाई मेरे कमरे में आता है और कहता है कि मेरे फ्रेंड्स भी बड़े मंदिर जाना चाहते हैं और मैंने डैडी से पूछ लिया है, उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो हम लोग सभी चलते हैं। और संगत जी गुरुजी की इस जर्नी में मैंने एक बात तो सीखी है कि कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता है, ये सब कुछ गुरुजी का प्लान होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। और संगत जी हम लोग सब फिर बड़े मंदिर गए और ये पहली बार था जब मैं बड़े मंदिर अपने कुछ सवालों के जवाब के लिए गई थी। संगत जी मुझे नहीं पता था कि मुझे जवाब कैसे मिलेगा, लेकिन मैंने सुना था कि गुरुजी अपनी संगत को जवाब देते हैं या तो शब्द कीर्तन के माध्यम से या किसी और फॉर्म में। और संगत जी जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचे, मेरी निगाहें उस चीज को ढूंढ रही थी जिससे मुझे समझ में आ जाए कि मुझे जवाब मिल गया है कि मुझे दिल्ली में रहना है या मुझे दिल्ली से बाहर जाना है। और सबसे पहले मैंने वहाँ गणेश जी के दर्शन किए, फिर गुरुजी की कुटिया के, गुरुजी के झूले के दर्शन किए। और संगत जी चारों तरफ मेरी निगाहें डेस्परेटली कुछ ढूंढ रही थी जिससे मुझे जवाब मिल जाए कि मुझे क्या करना है। और यही नहीं संगत जी, जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, मैं ढूंढ रही थी कि अगर 4 पंखुड़ी वाला फूल मिला तो समझ जाऊंगी कि पुणे है, उससे ज्यादा मिला, 5 वाला मिला तो समझ जाऊंगी दिल्ली है। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद संगत जी हमें भवन में बैठने का चांस मिला। हम वहाँ बैठे, मैंने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप जानते हैं हम सब के लिए क्या बेस्ट है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि मैं क्या चीज करूँ, क्या मेरे लिए सही होगा, मुझे दिल्ली रहना चाहिए या मुझे पुणे चले जाना चाहिए। और मैंने कहा गुरुजी अगर आप मुझे बताओ, मुझे जवाब दो, तो मुझे इतनी हिम्मत भी देना कि मैं वो कर सकूं। और संगत जी जब मैं गुरुजी से अरदास कर ही रही थी कि तभी सेवादार अंकल आते हैं और कहते हैं कि सभी संगत लंगर के लिए प्रस्थान करें। और मैं मन में कह रही हूँ कि गुरुजी आज मैं जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे जवाब दीजिए, प्लीज मुझे आंसर कीजिए। और फिर संगत जी मैंने मत्था टेका और वहां से जब मैं चली तो लेफ्ट साइड में गुरुजी का शयन कक्ष आता है, बेडरूम आता है, वहां दर्शन किए मैंने। और जैसे ही गुरुजी के शयन कक्ष के दर्शन करके मैं आगे जा रही थी, मैंने एक डोरमेट देखा जो कि बेबी पिंक कलर में था और उसका टेक्सचर फर का था। और जैसे ही मैंने डोरमेट को देखा मेरे मन में तुरंत आया पुणे। मुझे ऐसा फील क्यों हुआ संगत जी, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है प्रतीक अंकल, वो जब कंपनी ज्वाइन करने के लिए पुणे जा रहे थे तो संगत जी मैंने उन्हें जाने से पहले एक फोटो पिलो गिफ्ट किया था जिसका कलर बेबी पिंक कलर था और जिसका टेक्सचर भी फर का था। और संगत जी मैंने डोरमेट को जब देखा तो मुझे उसका ख्याल आ गया और मुझे लगा कि गुरुजी मुझे पुणे जाने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी तुरंत ही मेरे दिल ने कहा कि नहीं, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पुणे जाना है। और फिर संगत जी वहां से नीचे उतर करके मैं लंगर की लाइन में लगी। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति उसने बेबी पिंक कलर का ही ड्रेस पहना हुआ था। फिर भी संगत जी मेरा दिल बार बार मना कर रहा था कि नहीं, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, जो मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा है इस कलर को देख के पुणे जाने का, शायद ये मेरे ओवर थिंक करने की वजह से है। और संगत जी मैंने लंगर लिया और मैं वहीं बैठ गई। तभी मेरा भाई और उसकी फ्रेंड पीछे से आते हैं और वो मुझे कहती है कि दीदी हम आगे बैठते हैं क्योंकि पीछे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की जगह है। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी हम दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और लंगर खाते खाते संगत जी मैं गुरुजी से बात कर रही थी और मुझे इस बात का कुछ ख्याल नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी यहाँ से तो अब मेरी एग्जिट है क्योंकि मुझे अभी तक तो कोई आंसर नहीं मिला है। गुरुजी आप प्लीज बताओ कि मैं दिल्ली में रहूं या पुणे जाऊं, और आज मैं आपसे जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी, तो प्लीज गुरुजी मुझे जवाब दीजिए। और संगत जी जब मैं आखिरी बाइट ले रही थी और जैसे ही मैंने अपना मुंह ऊपर किया तो मैंने देखा कि एक लेडी हमारे पास में बैठी हुई थी और उन्होंने गजरा लगा रखा था। और गजरे को देखकर मुझे याद आया पुणे महाराष्ट्र, क्योंकि संगत जी महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है गजरा लगाना, जबकि नॉर्थ इंडिया में यानी कि दिल्ली में इतना कॉमन नहीं है। और संगत जी जब मुझे पुणे का थॉट आया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप जानते हैं कि मेरे घर पर महाभारत हो जाएगी। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इस बारे में तो मेरे माता पिता को पता होना ही चाहिए। तो मुझे लगा कि पहले मुझे भैया को कन्विंस करना चाहिए, फिर मम्मा को और फिर पापा को कन्विंस करेंगे। और संगत जी जैसे ही हम बड़े मंदिर से बाहर जाने लगे तो जो मेरे भाई की फ्रेंड थी मैंने उससे बात की और मैंने कहा कि मुझे भाई को कन्विंस करना है और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प लगेगी। और मैंने उससे कहा कि तू बताएगी तो नहीं ना। तो वो मेरी आंखों में देखती और कहती है कि दीदी अगर विश्वास करना है तो पूरा करो, वरना आधा भी मत करो। मुझे ऐसा लगा कि ये शब्द उसके नहीं है, ये गुरुजी बोल रहे हैं। और मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन फिर भी मुझे अपने मन में कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। और मैंने मन में अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी मैं जो भी कुछ सोच रही हूँ प्लीज गुरुजी आप मुझे जवाब दे, इशारा दे कि ये सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है, आपके इशारे से हो रहा है। और फिर संगत जी हम लोग वहाँ से बाहर आते हैं, शटल सेवा लेते हैं और पूरे रास्ते मैं गुरुजी से बातें करती जा रही हूँ और मैं चाहती थी कि गुरुजी मुझे कोई इशारा दे, रिकन्फर्मेशन
स्टेशन का। और संगत जी जैसे हम शटल सेवा से उतरकर हम कॉर्नर पे खड़े थे रोड क्रॉस करने के लिए, और संगत जी वहीं पर वही लेडी मुझे फिर से नजर आई जिसने बड़े मंदिर में गजरा लगाया हुआ था। और आंटी की लेफ्ट साइड में कार थी और कार की ड्राइविंग सीट पर एक ओल्ड अंकल बैठे हुए थे और उन्होंने भी बेबी पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ था। और जब हमने रोड क्रॉस की तो वहाँ पर एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी थी और दोनों बच्चों ने भी संगत जी बेबी पिंक कलर का ड्रेस ही पहना था। और संगत जी मुझे उसी वक्त लगा कि आकांक्षा ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, और मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट मुझे अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि ऐसा जॉब ऑफर है और इतनी तारीख को ज्वाइनिंग है। और संगत जी जैसे हम लोग कार में बैठते हैं तो मेरा भाई कहता है कि सब लोग अपने अपने सत्संग शेयर करो और दीदी सबसे पहले तू अपना सत्संग बता। और संगत जी इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी फैमिली बड़े मंदिर गई और कोई हमसे कह रहा है कि अपने सत्संग सुना, लेकिन उस दिन मेरे भाई ने कहा कि तू अपना सत्संग सुना। तो मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे गुरुजी ने इशारा दिया है कि मुझे पूना ज्वाइन करना चाहिए जॉब के लिए। तो वो कहने लगा कि अगर गुरुजी कह रहे हैं तो फिर चाहे फ्लाइट तुझे घर से ही लेकर क्यों ना जाए तू जाएगी जरूर। और मैंने भाई से कहा कि तू मम्मी पापा को कन्विंस करने में मेरी मदद कर दे, लेकिन संगत जी मेरे भाई ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तुझे किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तू खुद कर। और संगत जी मैंने कहा ठीक है। और जब हम लोग घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही मम्मा ने भी वही बात पूछी कि अपना सत्संग शेयर करो। तो मैंने बताया मम्मा को कि मम्मा गुरुजी ने मुझे ऐसा इशारा दिया है कि मुझे पूना जाना चाहिए। और संगत जी मेरी बात सुनकर मम्मी थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है कि अच्छा तुझे हिम्मत है तो फिर पापा से पूछ ले। और संगत जी तब तक सोमवार की दोपहर हो चुकी थी और सोमवार की शाम तक भी मैंने पापा से कोई बात नहीं की थी। और संगत जी मैं यही सोच रही थी कि अपनी बात कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि संगत जी एक बार पहले भी हमारा डिस्कशन हो चुका था और संगत जी उस पूरी रात में सो नहीं पाई। और अगले दिन मंगलवार की सुबह मैं पापा के रूम में गई। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बात करूंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी। मैं जैसे ही पापा के कमरे में गई मैं पापा के पास बैठी और मैंने कहा कि पापा आई नो यू लव मी सो मच, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आप नहीं चाहते कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी न कभी तो मुझे बाहर जाना ही होगा, मुझे इंडिपेंडेंट बनना ही होगा। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, एटलीस्ट आप मुझे सिर्फ 3 महीने के ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाने दें। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा तो मैं वो जॉब ड्रॉप कर दूंगी। और संगत जी मेरे पापा बहुत कामली मेरी बात सुनते रहे, थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा अच्छा ठीक है तू मुझे 10-15 दिन दे, मैं सोच के तुझे जवाब दूंगा कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं जानती थी संगत जी कि मेरे पास 10-15 दिन का समय नहीं है, क्योंकि मंगलवार हो चुका था और मुझे अगले हफ्ते ही ज्वाइन करना था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे पापा को कुछ समय देना चाहिए ताकि वो कुछ ऑब्जर्व कर सके और फिर मैं बाद में उन्हें बता दूंगी कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और फिर संगत जी मैंने मम्मी और भाई से शेयर किया कि पापा ने ऐसा कहा है। तो मेरा भाई कहने लगा कि अगर पापा ने ऐसा कहा है तो पॉसिबिलिटी है कि तू पूना जा सकती है। और संगत जी अगले वेडनेसडे मॉर्निंग मैंने पापा से पूछा कि पापा आपने सोचा मेरे बारे में, और वहाँ पर मेरा भाई भी बैठा हुआ था। तो पापा ने कहा कि अरे कल ही तो बात हुई है, मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम मुझे 10-15 दिन दो। तभी मेरा भाई बीच में बोल पड़ता और कहता है कि पापा इतना समय नहीं है क्योंकि ज्वाइनिंग अगले हफ्ते ही है। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि पापा ये सुनकर के तुरंत ही ना बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे तुम कुछ समय दो, आई लेट यू नो। और संगत जी जब ये बात हो रही थी तब वेडनेसडे की आफ्टरनून हो रही थी और वेडनेसडे की इवनिंग को शाम को 7:10 पर मैं और मम्मी बाकी बिहारी जी की आरती देख रहे थे। तभी पापा का मेरे पास फोन आता है और कहते हैं कि अगर तुझे अगले हफ्ते ही ज्वाइन करना है तो तू अपने टिकट्स करा ले, मेरी तरफ से हाँ है। और संगत जी ना सिर्फ ये 3 दिन के अंदर मेरी इच्छा पूरी हुई, कोई कन्विंस नहीं करना पड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने किया था। और मेरी पूरी फैमिली में मेरे सभी फ्रेंड्स को सबको ये बहुत अच्छे से पता था कि ये बात मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। संगत जी वेडनेसडे को हाँ हुई और नेक्स्ट मंडे मैं पूना में थी। और संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था और तब से लेके गुरुजी ने आज तक मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है और आज मैं अपने सपने को जी रही हूँ। और संगत जी 3 से 4 महीने के बाद मैं वापस घर जाती हूँ और संगत जी आने से पहले मैं ऑलरेडी अपनी रिटर्न टिकट बुक करके आती हूँ। और संगत जी ये वो समय था जब मुझे पापा से इस बारे में बात करनी थी कि पापा ट्रेनिंग तो हो गई है लेकिन मुझे वहीं कंटिन्यू करना है जॉब। और संगत जी मैंने पापा से बात की लेकिन पापा ने मुझे मना कर दिया। और संगत जी पापा ने कहा कि अगर तू इस बार जाती है तो मेरी हाँ नहीं है। और संगत जी मेरा भाई भी नहीं चाहता था कि मैं पूना जाऊं, लेकिन इस बार मेरी माँ चाहती थी कि मैं पूना जाऊं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू जा, यहाँ पर मैं देख लूंगी। और संगत जी अगले दिन मंडे था और मेरी ट्रेन की टिकट्स बुक हो चुकी थी दुरंतो एक्सप्रेस की फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। और ये पहली बार था संगत जी जब मुझे कोई भी स्टेशन पे ड्रॉप करने नहीं आया था और इसीलिए संगत जी मैंने कैब बुक की और कुछ मैस ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा बिफोर टाइम ही निकल गई थी घर से। और संगत जी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा लगा कि बहुत ट्रैफिक है, मैं बहुत पैनिक हो गई और मुझे लगा कि शायद पॉसिबिलिटी है कि मैं ट्रेन मिस कर दूं। और इतनी ही देर में संगत जी प्रतीक
प्रतीक अंकल का फोन आता है, मैं उनको सारी सिचुएशन बताती हूँ और कहती हूँ कि अगर कुछ भी चेंजेस होगा मैं आपको बताऊंगी। और उसी समय संगत जी मेरी मदर का भी फोन आता है, पूछने लगी कि कहाँ पर हो, कितनी देर में पहुंचोगे। और मैंने भी उनको सारी सिचुएशन बताई और बताते बताते संगत जी मैं रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि मम्मा हो सकता है कि मैं ट्रेन मिस कर जाऊं आज। लेकिन संगत जी वहीं दूसरी ओर मेरी मम्मी बहुत काम थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने मुझे बड़े शांति से बोला कि तू गुरुजी में बिलीव करती है ना, तो गुरुजी का नाम ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुझे ट्रेन मिल जाएगी, तू आराम से जा। और फिर मैंने ड्राइवर अंकल को कहा कि अंकल 5 मिनट से या तो मैं ट्रेन मिस कर जाऊंगी या ट्रेन पकड़ लूंगी, अब आप गाड़ी कहीं पर भी मत रोकना, रेड लाइट आए तब भी मत रोकना, बस आप सीधे चलाते जाना। और संगत जी ड्राइवर अंकल ने वैसा ही किया। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब भी रेड लाइट आती वो लेन पूरी खाली होती और हमारी कार बड़े आराम से निकल जाती। और संगत जी हम लोग स्टेशन पहुंच ही गए थे, लेकिन गलती से मैं गलत गेट पर पहुंच गई और तभी प्रतीक अंकल का फोन आया कि गाड़ी अब चलने वाली है। तो मैंने प्रतीक अंकल को कहा कि अब जब गाड़ी चल दे तभी आप मुझे फोन करना, इस बीच में फोन मत करना। और संगत जी ड्राइवर अंकल ने यू टर्न लिया और हम राइट गेट पर पहुंचे थे। मैं फटाफट वहां पर कूली ढूंढने लगी, वो लोग वहीं बैठे हुए थे और तभी प्रतीक अंकल का मेरे पास फोन आता है कि ट्रेन चल दी है। मैंने सिर्फ उनसे कहा पुल द चेन और मैंने फोन रख दिया। और फिर संगत जी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, इतने में कूली अंकल आए, मैंने सामान दिया और मैंने कहा कि दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो कूली अंकल कहने लगे कि ट्रेन तो निकल चुकी है। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, आप तो बस रन करो, भागो। और संगत जी हम लोग भाग रहे थे और प्लेटफॉर्म 5 पर आने के लिए हमें एक ब्रिज क्रॉस करना था एंड वी आर लिटरली रनिंग। और जो आसपास के लोग थे वो समझ गए थे कि हम दुरंतो के लिए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई बीच में बोल देता कि दुरंतो एक्सप्रेस वो निकल चुकी है और हम लगातार भाग रहे थे। और बीच में कूली अंकल मिले और वो हमें कहने लगे कि स्टेशन खाली हो गया है, ट्रेन जा चुकी है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं अंकल आप तो बस दौड़ो, ट्रेन नहीं गई है। और जैसे ही हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हमने देखा कि ट्रेन के कुछ कोचेस प्लेटफॉर्म छोड़ चुके थे और ट्रेन अभी भी जा रही थी और हम लोग प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे और हमारे साथ साथ बहुत सारे पैसेंजर्स भी दौड़ रहे थे। और संगत जी वहां पर जो टीटी अंकल है वो कहने लगे कि ट्रेन आज 3 बार रुक चुकी है, अब नहीं रुकेगी। और संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेते हुए दौड़ती रही, लेकिन गुरुजी के ग्रेस से, उनकी कृपा से ट्रेन फिर से रुकी। और संगत जी प्लेटफॉर्म पर लास्ट के 3 कोचेस बचे थे। मैं फटाफट अंदर बोर्ड हुई, टीटी अंकल ने मेरा सामान लिया और तभी मम्मी का फोन आया। उन्होंने पूछा कि तुम बैठ गई ट्रेन में? मैंने कहा मम्मा मैं ट्रेन में हूँ। लेकिन संगत जी जब मेरी मम्मी ने मुझे कॉन्फिडेंटली कहा था कि तुम घबराओ मत, गुरुजी का नाम लो, ट्रेन मिल जाएगी, उस टाइम पे संगत जी मम्मी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी काउच पर और गुरुजी से लिटरली रोते हुए प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आज उसको ट्रेन मिल जाए। क्योंकि संगत जी अगर मुझे ट्रेन नहीं मिलती तो उसका मतलब था कि मैं फिर कभी पुणे नहीं जा पाती। और मम्मा ने गुरुजी को बस यही कहा कि गुरुजी अगर आप हो तो उसकी ट्रेन पकड़ा दो। और गुरुजी ने मेरी इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी क्रिएट की। और संगत जी ट्रेन के अंदर प्रतीक अंकल ने अलग अलग कोचेस से 3 बार चेन पुलिंग की और जब टीटी आए तो उन्होंने कहा कि आपको या तो पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर आपको जेल हो सकती है। और संगत जी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग काफी डर गए थे, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल लिया। वो टीटी अंकल थोड़ी देर बाद आए और कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिखो और उसमें मेंशन करो कि आपका अपना कोई रह गया था जिसे ट्रेन पकड़नी थी और उसी वजह से आपने चेन पुलिंग की। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने पल पल हमारी रक्षा की, हमारा साथ दिया। और इसी सत्संग के माध्यम से भी मेरी मम्मी भी गुरुजी से कनेक्टेड हो गई। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेरी मम्मी फ्रोजन शोल्डर से सफर कर रही थी और हमने काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि मेरी मम्मा को हर 6 मंथ में स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे और एवरी डे उन्हें फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। और संगत जी कुछ समय के बाद मम्मी अपना हाथ 90 डिग्री तक तो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से अपना हाथ ऊपर नहीं कर पा रही थी। संगत जी हमने मम्मी की सिर्फ फिजियोथेरेपी चालू रखी, हमने स्टीरॉइड के इंजेक्शंस नहीं दिए। और इस बीच मेरे पुणे आने का हो गया और इन सब के चक्कर में किसी ने भी मम्मी की प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं की, सब अपने में लगे हुए थे। मम्मी ने भी कंप्लेंट करना बंद कर दी थी, न वो अपने दर्द की शिकायत करती न किसी और चीज की। और संगत जी देखते ही देखते मम्मी का दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया और संगत जी उनका हाथ भी अपने आप कंप्लीटली उठने लगा। और संगत जी तब मम्मा ने बताया कि जब वो पहली बार भैया के साथ बड़े मंदिर गई थी तो उस समय मम्मा ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ये दर्द बंद कर दो, आप मुझे ठीक कर दो अगर पॉसिबिलिटी है तो। और ऐसा बोलकर संगत जी मम्मी भूल गई, लेकिन संगत जी गुरुजी नहीं भूले। उन्होंने मम्मा का पूरा ख्याल रखा और उनकी इस परेशानी, उनकी इस बीमारी को ठीक कर दिया। और संगत जी इसके बाद तो गुरुजी के बहुत सत्संग हुए, गुरुजी की बहुत कृपा रही और गुरुजी मुझे पूना से यूएस ले आए और संगत जी मैं यूएस में एलए में रहने लगी। संगत जी ये जून 2017 का समय था। एक बार की बात है जब मैं रात में 2 बजे सोने के लिए जा रही थी और संगत जी तभी मैं देखती हूँ कि मेरे भाई का फोन मुझे आता है और वो मुझे कहता है कि यहाँ पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुझे नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। और फिर उसने मुझे कहा
कहा कि तू मुझे थोड़ी देर बाद फोन कर। और संगत जी 5 मिनट के बाद जब मैंने फोन लगाया तो फोन नहीं लग रहा था। और उस 5 मिनट के दरमियान संगत जी मेरे दिमाग में कितने सारे विचार आ गए कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, क्या हुआ होगा। और संगत जी ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरे डैड बिल्कुल हेल्दी थे, उनको कोई इश्यू था ही नहीं। और ऑल ऑफ अ सडन ये न्यूज आ गई। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे पता चला, जब मेरे भाई ने बताया कि पापा जब मंदिर के लिए निकल रहे थे तो पापा सुबह मॉर्निंग में बता रहे थे दैट ही वाज फीलिंग सॉर्ट ऑफ पैल्पिटेशन एंड रेस्टलेसनेस। और मेरे भाई ने तुरंत पापा को नीचे लेटने के लिए कहा और उनका बीपी चेक किया। मेरे भाई ने पापा का ब्लड प्रेशर चेक किया, वो बिल्कुल ठीक था। शुगर लेवल चेक किया, वो भी ठीक था। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। और मेरे भाई ने तुरंत हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन करके सारी सिचुएशन बताई और डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ईसीजी के लिए निकलो। और मम्मा, भैया और पापा तुरंत ईसीजी के लिए निकल गए। और संगत जी ईसीजी की रिपोर्ट सही नहीं आई। फिर इको किया गया और उसकी भी रिपोर्ट सही नहीं आई। और संगत जी रिपोर्ट से पता चल रहा था कि मेरे पापा के हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं। और उसके बाद संगत जी एंजियोग्राफी करवाई गई ये देखने के लिए कि कितने ब्लॉकेजेस हैं। और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमने सोचा कि हम एंजियोप्लास्टी करवाएंगे। और संगत जी ये सब मेरे भाई ने मुझे बताया और मैं बहुत बहुत वरीड हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं फ्लाइट लेकर तुरंत जाऊं या नहीं जाऊं। और तभी मैंने प्रतीक अंकल को फोन किया जो उस समय पूना में थे। तो प्रतीक अंकल ने मुझे कहा कि तुम गुरुजी में बिलीव करती हो, राइट? तो अगर तुम फ्लाइट लेकर आती भी हो तो 2 दिन तुम्हें यहाँ लग जाएंगे आने में। और इस 2 दिन में हो सकता है कि तुम्हारे पापा अच्छे हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो तुम आकर कर भी क्या लोगी? जो करना है तो गुरुजी ने करना है, तो तुम वहीं रहो। जो कुछ भी होगा मैं यहाँ पर टेक केयर कर लूंगा। और संगत जी उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। आई वॉज इन पीस, आई वॉज वेरी काम। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतनी आपको स्ट्रेंथ देते हैं। और मैंने मम्मा को फोन किया और कहा कि मम्मा आप गुरुजी का स्वरूप ले जाओ और पापा के पिलो के नीचे रख दो और लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करो। खुद का भी ध्यान रखो और पापा का भी ध्यान रखो, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और उसी समय संगत जी मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, उनका स्वरूप मैंने सामने रखा और मैंने सोचा कि मैं बार बार फोन नहीं लगाऊंगी। और जितनी बार फोन लगाऊंगी और मैं क्वेश्चंस करूंगी तो वो बहुत ज्यादा चिंता में आ जाएंगे, परेशान होंगे। तो मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। और मैं जानती थी कि जो कुछ भी होगा वो पापा के अच्छे के लिए होगा। गुरुजी जो भी करेंगे सबसे अच्छा करेंगे। और संगत जी जिस हॉस्पिटल में पापा को लेकर गए थे वहाँ मेरे भाई के जो फ्रेंड है उनकी डैडी का भी सेम सर्जरी हुई थी। और जो अंकल थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे डॉक्टर के। तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, मेरे डैडी को रूम अलॉट किया गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ टेक केयर कर लेंगे। और फिर संगत जी मम्मी और भैया पापा को हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पे पापा का चेकअप किया गया और डॉक्टर ने बताया कि पापा को कोई सॉर्ट ऑफ अटैक आया था, नॉट एग्जैक्टली हार्ट अटैक, लेकिन जो सॉर्ट ऑफ अटैक था उसकी वजह से उनका हार्ट अनस्टेबल था। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगले 24 घंटे में हो सकता है कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है। और डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है, इस 24 घंटे के बाद ही हम कुछ निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। और फिर संगत जी मैंने संडे नाइट को भाई को फोन किया तो उसने बताया कि मैंने मम्मा को घर भेज दिया है ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, पापा आईसीयू में है और हमें सिर्फ वेट करना है। तो मैंने कहा कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, थोड़ा समय निकल गया है, थोड़ा समय और निकल जाएगा और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और संगत जी फिर रात में जब मैं सोती हूँ तो मुझे गुरुजी का सपना आता है। मैं देखती हूँ कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये दिन का समय है और मेरे आसपास कोई भी नहीं खड़ा है, मैं अकेली खड़ी हूँ। और सपने में देखती हूँ कि मैं उस बिल्डिंग की तरफ जा रही हूँ और जैसे मैं इस बिल्डिंग के पास पहुँचती हूँ वहाँ पर एक बड़ा सा गेट है जो अपने आप खुलता है और मैं देखती हूँ कि वहाँ पर गुरुजी खड़े हैं। और मैंने देखा कि गुरुजी बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं। इट वॉज सच ए डिवाइन स्माइल, लेकिन हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे संगत जी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे हाथ में डर्टी डिशेज हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम मुझे दे दो। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपको एक गंदी प्लेटें कैसे दे सकती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे इंसिस्ट करते हैं और मैं गुरुजी को हैंड ओवर कर देती हूँ। और जैसे ही प्लेट हैंड ओवर करती हूँ दरवाजा बंद होता है और संगत जी मेरा सपना खत्म हो जाता है। संगत जी उस समय मुझे नहीं समझ में आया कि सपने का क्या मतलब था, बस मैं इतना जानती थी कि गुरुजी के दर्शन हुए हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। और फिर संगत जी अगले दिन शाम को मेरे भाई का फोन आता है और कहता है कि 24 आवर्स का पीरियड निकल चुका है, सब कुछ ठीक है, डैड स्टेबल है और अब एंजियोग्राफी होगी और तब पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। और संगत जी फोन रखने के बाद मैं अपने कुछ काम में लग गई और तभी यहाँ पर एलए की एक संगत है अनुदी, उनका मेरे पास फोन आता है। तो वो कहने लगी कि कल यूनिवर्सल स्टूडियो जाने का प्लान है और तुम भी हमारे साथ चल रही हो। तो शी सेड टू मी बुक द टिकट्स थ्रू यूएसए। और संगत जी मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि घर पर क्या चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी अभी तो नहीं हो पाएगा, फिर किसी और दिन देखेंगे। और उसके बाद संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की और टेलीपैथिकली गुरुजी का मुझे जवाब आया कि तुम जाओ। तो मुझे लगा कि अगर मैंने गुरुजी से पूछा है और जवाब आया है तो मुझे वही करना चाहिए। और संगत जी मैंने संगत दीदी को कह दिया कि ठीक है दीदी मैं चलूंगी, लेकिन मैंने घर पर कुछ नहीं बताया। और जब मेरी घर पर बात हुई तो मुझे बताया
बताया गया कि 3 बजे का शेड्यूल हुआ है एंजियोग्राफी का, और जब भी एंजियोग्राफी होगी उसका क्या रिजल्ट आता है हम बाद में बताएंगे। और संगत जी 12-1 बजे मैंने अपने भाई को मैसेज किया और कहा कि जो भी एंजियोग्राफी का रिजल्ट होगा तो मुझे फोन करके बता देना, अभी मैं सो रही हूँ, क्योंकि संगत जी सुबह मुझे यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए निकलना था। और संगत जी सुबह 5 बजे मेरे भाई का फोन आता है और वो कहता है कि यू नो व्हाट, कोई भी मेजर ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई सब आर्टरीज हैं जिसमें ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन वो इतना अर्जेंट नहीं है कि हम अभी सर्जरी करवाएं, हम बाद में भी कभी सर्जरी करवा सकते हैं, अभी कोई इमरजेंसी नहीं है और इसीलिए पापा को अब लंबे समय यहाँ नहीं रखेंगे और पापा को डिस्चार्ज किया जा रहा है और हम पापा को घर ले जा रहे हैं। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, ये मिरेकल सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी डॉक्टर खुद कंफ्यूज थे, क्योंकि इको में मेजर ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे थे और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कुछ भी नहीं आए, एकदम क्लियर हो, लेकिन टेक केयर करने वाले तो गुरुजी थे, उन्होंने ये मिरेकल कर दिया। और संगत जी जब पापा मेरे एडमिट हुए थे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी छोटी छोटी बातें चल रही थी कि मम्मी और भाई अपना ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, टाइम पर खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो जब बाद में मेरी बात हुई तो मम्मी ने बताया कि इसी बीच में मामा और मामी आ गए थे, वो लंच लेकर आ जाते थे, और ये भी बताया कि भाई के फ्रेंड के जो पापा हैं उन्होंने भी डॉक्टर से बात कर ली थी, और मेरी कजिन इस बीच में हॉस्पिटल पहुंच करके उसने सारा अरेंजमेंट भी कर दिया था, जिससे संगत जी मेरे पापा को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही वो हॉस्पिटल आए उन्हें एडमिट कर दिया गया। और जब मेरे पापा आईसीयू में थे संगत जी, तो मेरी पूरी एंटायर फैमिली, पैटर्नल फैमिली, मैटरनल फैमिली मम्मी और भाई के साथ थे। और जब मम्मी रात में अकेली थी तो मुझे यही चिंता सता रही थी कि मम्मी रात में अकेली कैसे सोएगी। गुरुजी महाराज ने वो भी ध्यान रखा। नेबर आंटी ने मेरी मम्मी को अपने साथ सुलाया, हालांकि उन्हें नींद तो नहीं आई, लेकिन वो अकेले नहीं सोई थी। और इस प्रकार से संगत जी छोटी छोटी हर बात गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा, सब कुछ गुरुजी ने बहुत अच्छे से टेक केयर किया। एंड संगत जी आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई इनफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गुरुजी व्हाट ही डज। और संगत जी मुझे बाद में समझ में आया कि सपने में गुरुजी ने जो मुझसे डर्टी डिशेस ली थी वो हमारे बुरे कर्मा थे, और जो बहुत कुछ बड़ा होने वाला था उसे गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। मेरे पापा को 2 दिन के लिए सफर होना पड़ा, लेकिन संगत जी उन 2 दिनों में भी गुरुजी ने मेरे डैडी को, मेरे पापा को अपने हाथों में रखा और सब कुछ गुरुजी ने बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया। और गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। एंड अकॉर्डिंगली संगत जी गुरुजी मेड माई प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, और उसी दिन पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया। और उन्हें जो भी दवाइयां दी गई संगत जी, वो सप्लीमेंट्स दिए गए, विटामिन के सप्लीमेंट्स से, कोई उन्हें मेजर्ड मेडिसिन नहीं दी गई। और ये सब कुछ संगत जी बहुत अच्छे से टेक केयर किया गुरुजी ने। ये सब उन्हीं की ग्रेस है, उन्हीं की कृपा है, उनकी मेहर है। बस मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। हर दिन गुरुजी ने हमारी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी दी है, बहुत प्यारे सत्संग दिए हैं, और हर पल गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से कविता आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और मैं चंडीगढ़ से हूँ, और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में स्टार्ट हुई, जब मेरे हस्बैंड एक पेपर पर गुरुजी का साइन ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ एक प्रिंट लेकर आए। एंड ही सेड कि गुरुजी का साइन देखने से मिरेकल होते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है। तो वो पेपर हमने अपने रूम में वॉल पर लगा दिया। उस टाइम किसी को भी गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और संगत जी मेरे घर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर एक दिन मई या जून 2023 में एक नेबर आंटी के यहाँ पर गुरुजी का सत्संग था, और वो हमें गुरुजी का इन्विटेशन देने आई। जो फैमिली सत्संग करवा रही थी उनसे हम कभी नहीं मिले, और उनके बारे में भी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो आंटी आए और दरवाजे से काफी खुश होते हुए हमें सत्संग का इन्विटेशन दिया, और बोला कि इस टाइम से सत्संग की तैयारी होने लग गई है, कार वगैरह अपने घर के बाहर आप पार्क में मत रखना, और कहा कि सबको आना है। और संगत जी ऐसा वो मेरी मदर इन लॉ से कहकर चली गई। और शाम को मदर इन लॉ ने मुझे बताया इन्विटेशन के बारे में। तो मैंने इन्विटेशन का कार्ड देखा, और सबसे पहले मेरी नजर गुरुजी के मंत्र जाप पर पड़ी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कहीं ना कहीं मन में ये फील हुआ कि ये तो बस गुरुजी का स्वरूप ही है। मैं शिव भक्त हूँ, और इस स्वरूप से गुरुजी मुझे देख रहे हैं, बट अब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है या है मुझे नहीं पता। और मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे अपने आप से जोड़ लो, लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी यहाँ फिजिकल फॉर्म में तो आए नहीं है, तो गुरुजी मुझे अपना नाम कैसे देंगे। लेकिन संगत जी जब हम सत्संग में गए और गुरबानी सुनते हुए मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। शिव आरती के टाइम पर भी कुछ इमोशनल सी फीलिंग हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सोचने बैठ गई कि मुझे इतने अच्छे सत्संग में भी रोना क्यों आ रहा है, और लोग क्या सोचेंगे कि देखो ये कितनी दुखी है जो यहाँ पर इतना रोए जा रही है। और संगत जी मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, और
फिर वहाँ 2-3 संगत जी की सत्संग सुने और बहुत मुश्किल से सारा लंगर प्रसाद फिनिश किया और खुशी खुशी घर आ गए। हम सब ने जल प्रसाद भी पिया और हम लोग घर आ गए। संगत जी वहाँ सब लोग इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। चाय प्रसाद मिला, वहाँ लंगर प्रसाद भी मिला। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी और जब मैंने और मेरी फैमिली ने ये सब देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि ये तो कितने अच्छे गुरुजी हैं। हमने उनसे गुरुजी का नाम पूछा तो कहने लगे कि उनका नाम सिर्फ बस गुरुजी है। और बस संगत जी बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद 2017 से 2023 तक गुरुजी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। बस उनका स्वरूप और साइन किया हुआ स्टिकर हमने देखा हुआ था। और फिर संगत जी गुरुजी की कृपा शुरू हुई। उनके आशीर्वाद से 2018 में मुझे बेटा हुआ, 2019 में नया घर बन गया और 2020 जून में हम नए घर में शिफ्ट हो गए। और संगत जी गुरुजी का वो साइन वाला स्टिकर पता नहीं शायद वो उसी पुराने घर में कहीं होगा या कहीं मिसप्लेस हो गया। कभी मुझे मौका मिला तो मैं उस घर में जाऊंगी और चेक करूंगी। और फिर जनवरी 2023 में मैंने भोलेनाथ भगवान शिव से प्रार्थना की कि मुझे गुरु नाम मिल जाए, लेकिन मैं आपकी पूजा करती रहूं, मुझे कुछ और नहीं करना। आई मीन टू से कि मुझे किसी और भगवान के बारे में ज्यादा नहीं पता था। मैं तो बस शिवलिंग की ही पूजा करती हूँ। संगत जी नए घर में खुश रहकर भी हम लोग अंदर से खुश नहीं थे, अंदर से आपस में कनेक्टेड नहीं थे। कभी नेगेटिविटी, कभी कोई बीमार और कभी कोई ना कोई मिस हैपनिंग्स होती रहती थी। फिर 2020 कोविड में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। उनके जाने के बाद तो घर में किसी का मन ही नहीं लगता। लेकिन संगत जी अब उस घर से जाने का सोच भी नहीं सकते थे एंड सब फैमिली मेंबर्स बस इंटरनली दुखी थे। उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी हुई और फिर मैंने गूगल पर सर्च किया और बस अब गुरुजी से इम्पोर्टेंट बातें और सारे काम जो इम्पॉसिबल मुझे लगते थे वो सब मैं गुरुजी से कहने लगी। और पहले सिर्फ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करती थी, बाद में मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। एक के बाद एक सारे काम गुरुजी बनाते चले गए। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा और मैं मन ही मन शुक्राना करती रही। मुझे नहीं पता था संगत जी कि सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। और संगत जी लास्ट ईयर गुरुजी ने अगस्त में अचानक हमें हमारे उस घर से कहीं और शिफ्ट करवा दिया। तब भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बट अभी तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था और बस यही सुना था कि गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट में मिलता है, हमें खरीदना नहीं होता। अब संगत जी मैंने सोशल मीडिया से गुरुजी का स्वरूप प्रिंट लिया और अपने घर के मंदिर में रख लिया एंड गुरुजी से मैंने अरदास करना शुरू की कि सब कुछ अपने आप ही देख लीजिएगा, आप ही ब्लेस कीजिएगा और सब कुछ हमारे घर में अच्छा हो जाए। हर पल गुरुजी हमारे साथ रहे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का हर दिन का शुक्राना। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हमें प्लीज शुक्राना करने के लिए अपने मंदिर बुला लो। गुरुजी का मैसेज आया कि 7 अप्रैल को डुगरी मंदिर ओपन होगा दर्शन के लिए। और संगत जी हम डुगरी पहली बार गए और हमने गुरुजी का शुक्राना किया। 31 मई 2024 से हम हर मंथ गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद से हर दिन बहुत सारे सत्संग होते हैं। उसके बाद संगत जी न्यू ईयर 2024 पर गुरुजी का सत्संग का इनविटेशन आया, बट सत्संग घर से बहुत दूर था, वेन्यू दूर था हमारे घर से। इनविटेशन के टाइम पर सोचा था कि मैं और मेरे हस्बैंड और बेटा जाएंगे, बट 1 जनवरी इवनिंग में थोड़ा आलस हो गया कि इतनी दूर कैसे जाएंगे, रहने देते हैं। हमें लगा कि ट्रैफिक बहुत मिलेगा, 2 व्हीलर पर जाना पड़ेगा और ठंड भी बहुत है। और संगत जी ये सोचकर हम लोग नहीं गए। उसके बाद 5 या 6 जनवरी से मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें कोल्ड एंड कफ हो गया था और 2021 जुलाई तक वो ठीक नहीं हुई। और हम केमिस्ट से दवाइयां लेते रहे और उन्हें देते रहे, लेकिन बाद में हमने डॉक्टर को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हमें पता चला कि उनकी CSF सर्जरी बोल दी है। और इसी बीच संगत जी मुझे गुरुजी के 25 जनवरी या 26 जनवरी को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। मैं बहुत खुश थी और उसके बाद तो गुरुजी की कृपा बरसने लगी। हम डुगरी भी दर्शन करने गए, वहाँ भी सत्संग अटेंड किया और सत्संग के दौरान संगत जी मैंने 3-4 अरदास गुरुजी से की और गुरुजी ने मेरी सारी बातें सुन ली। जो मांगा वो सब कुछ मिल गया। और अब बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी हमारा साथ कभी मत छोड़ना, हम सभी को अमृत वेले और संध्या वेले की ब्लेसिंग्स देना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना एंड गुरुजी थैंक यू सो मच, आप हमारी लाइफ में आए, हमें ब्लेस किया। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।